5 रुपये 10 रुपये कम किए कि वो कम करते हैं, स्वतः ही कम हो जाते हैं राजस्थान के अंदर। अभी हमने उनको कहा है आप 10 रुपये 15 रुपये और कम करो, 3,500 करोड़ कम होंगे राजस्थान के अंदर, वो में मंजूर है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। तो खाली आप दबाव देते हो राज्यों पर, वो उचित नहीं है, उससे राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। छूट छूट छूट, आज तक पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट कम करके केंद्र और राज्य सरकारें यही जता रही, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार कैसे पहुंचे। क्या सच में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में इतनी बढ़ोतरी हुई कि दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं, या फिर वैट और एक्साइज ड्यूटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि दाम 100 के पार पहुंच गए थे। एक तरफ प्रदेश सरकारें हैं जो कह रही हैं कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे तो दाम कम हो, दूसरी तरफ केंद्र सरकार कह रही है, या कहें कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वैट कम हो तो राज्य सरकार अगर दाम कम कर दे तो फिर तेल के दाम कम हो जाए। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि अगर तेल डीकंट्रोलाइज है, डीकंट्रोल है, यानी तेल के दामों पर केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं और हर दिन दाम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्धारित होते हैं, तो फिर बीते 15 दिनों में क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ? क्या देश में दाम स्थिर होने के पीछे वजह है कि दाम वहां कंट्रोल में है? अगर दाम बढ़े हैं तो फिर तेल के दाम क्यों नहीं बढ़े, और अगर कम हुए हैं तो तेल के दाम कम क्यों नहीं हुए? आज बात वैट और टैक्स से इतर उस सच्चाई पर जो आपकी आंखें खोल देगी। क्या सच में यह है कच्चा तेल और सियासी खेल? इस मुद्दे पर बात हम करेंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय दाम सिर्फ दिखावा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय दाम सिर्फ आम आदमी में भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी मौजूद हैं, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करें उससे पहले हम आपको इस पेट्रोल का पूरा खेल समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि एक्साइज ड्यूटी इतर है, वैट इतर है, लेकिन जो डी कंट्रोल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्या वाकई में सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है या नहीं करता है? दरअसल भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा तेल इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। लगभग 90% जो तेल इस्तेमाल होता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल है। बीते 6 दिनों का आंकड़ा जरा देखिए। बीते 6 दिनों के अंदर जब आप 9 नवंबर को आएंगे तो क्रूड ऑयल के दाम थे $84.78 प्रति बैरल, जो 10 नवंबर को $2 के आसपास घट गए, दाम हुए $82.64 प्रति बैरल। 11 नवंबर को $82.87 प्रति बैरल। 12 नवंबर को दाम और कम हुए $82.17 प्रति बैरल। 13 नवंबर को देखिए, 15 को देखिए $82.05, और जब आप आएंगे 16 नवंबर को तो $82.43 प्रति बैरल। अब जरा सोचिए, 9 नवंबर को दाम थे $84.78 यानी कि लगभग $85 के आसपास, और 15 नवंबर को दाम थे $82 के आसपास, यानी कि $3 कम हुए हैं। तो सवाल यह है कि अगर $3 बीते 6 दिनों के अंदर क्रूड ऑयल पर कम हुए हैं तो फिर बेस प्राइस में कमी क्यों नहीं आई? हम बात करें बेस प्राइस की, हम बात नहीं कर रहे एक्साइज ड्यूटी की, हम बात नहीं कर रहे वैट की। अगर $3 कम हुए हैं तो फिर उसका फायदा आम जनता को क्यों नहीं मिला? अब इसके पीछे एक और तर्क दिया जाता है। तर्क यह दिया जाता है कि आज जो प्राइस आपको मार्केट में मिल रहे हैं, यानी कि सुबह 6 बजे जो चेंज आता है वो 45 दिन पहले का जो क्रूड ऑयल है उसके हिसाब से तय होता है। तो हमने 3 महीने का आंकड़ा भी निकाला ताकि आपको समझ में आए कि आपके साथ जो हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। जरा देखिए, आज की तारीख में हम समझते हैं 16 नवंबर को $82.43 प्रति बैरल के आसपास दाम है। अब 45 दिन पहले जाते हैं, यानी कि हम जाते हैं 1 अक्टूबर के आसपास। अब 1 अक्टूबर को दाम देखिए, 1 अक्टूबर को दाम है $80 से भी कम। इससे भी पीछे जाते हैं, जरा देखिए, हम जाते हैं लगभग 28 सितंबर को दाम $79, और पीछे जाते हैं 21 सितंबर को दाम $74। अब सवाल यह है कि अगर दाम यहां बढ़ाए गए, जो हम मानकर चलते हैं कि 15 दिन पहले दाम बढ़ रहे थे,
अगर वो दाम इस वजह से बढ़ रहे हैं तो इसके हिसाब से भी दाम कम होने चाहिए। तो आज सवाल यही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाहे आप बीते एक सप्ताह को टैली कीजिए, बीते 3 महीने को टैली कीजिए, बीते 45 दिन को टैली कीजिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है तो फिर जनता को सीधा फायदा इसका क्यों नहीं मिल रहा है? आज बिग फाइट में यही सवाल और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता और विधायक अनीता बघेल जी भी जुड़ चुकी हैं। अनीता बघेल जी, छोड़ दीजिए एक्साइज ड्यूटी को, छोड़ दीजिए वैट को। मैम, सवाल यह है कि अगर पेट्रोल डीजल डीकंट्रोलाइज है तो फिर जनता को दाम कम होने पर फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? बीते 15 दिन में दाम अगर कम हुए हैं तो बेस प्राइस में कमी क्यों नहीं आ रही? मैं एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं कर रहा, आज मैं वैट की बात नहीं कर रहा, जनता को फायदा क्यों नहीं मिल रहा? मैं बता दूं सर आपको कि देखिए, पिछली बार जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी बुलाया गया था और यह तय करना था कि पेट्रोल डीजल के दामों को किसी तरह से नियंत्रित करना हो तो हम इस पर जीएसटी कैसे लागू कर सकते हैं और उसको जीएसटी के दायरे में कैसे लाया जा सकता है। अनीता बघेल जी, मैम, मेरी 20 मिनट की डिबेट है मैम। मैं चाहूंगा कि आप जीएसटी को आज भूल जाइए, मैं चाहूंगा आप एक्साइज ड्यूटी को भूल जाइए, मैं चाहूंगा कि आज वैट को भूल जाइए। मुझे यह बताइए कि 2017 में जब डीकंट्रोलाइज किया गया और केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता जब ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से दाम तय होते हैं, मुझे यह बताइए बीते 15 दिन में दाम में बदलाव क्यों नहीं हुआ? या तो बढ़ा दीजिए या कम कीजिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं बता रही हूँ ना सर आपको, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये बात हुई तो कांग्रेस शासित प्रदेशों के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस बात की आपत्ति लगाई कि उसको जीएसटी में शामिल नहीं किया जाए। रही बात पेट्रोल डीजल के दामों की कम करने की, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल पर जो पिछली बार की यूपीए सरकार ने जो बॉन्ड्स जारी किए थे, जिन बॉन्ड को चुकाना अब प्रारंभ हुआ है, चुकना अब प्रारंभ हुआ है ना, 15 साल बाद कह रहा हूं बार-बार कि मेरी डिबेट में 20 मिनट की है, तो वो भी एक कारण है। संसद के अंदर का आंकड़ा बता रहा हूं, 1 लाख करोड़ के बॉन्ड लिए थे, 7 लाख करोड़ रुपए कोरोना काल में सिर्फ क्रूड ऑयल से, तेल से केंद्र सरकार कमा चुकी है। मैं बात यह कर रहा हूं मैम कि अगर केंद्र सरकार ने डीकंट्रोलाइज किया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से दाम बढ़ते हैं घटते हैं, तो 15 दिन में बढ़े या घटे क्यों नहीं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं मैम। मैं आपको बता रही हूँ ना कि केंद्र सरकार ने तो जीएसटी आपके एक्साइज ड्यूटी को घटाया ही है ना। अभी दिवाली के बाद 15 तारीख को दिवाली पर ही ये घटे हैं। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कम किया, किसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों को कंट्रोल किया जा सके उस नाते से। मैं ये तो कह रहा हूं, केंद्र सरकार ने किया है। फिर रोक रहा हूं मैम आपको। मैं अपनी डिबेट को सिर्फ एक सवाल पर चला रहा हूं मैम। 9 तारीख को $84 प्रति बैरल तेल था, 15 तारीख को लगभग $81 प्रति बैरल तेल है, $3 प्रति बैरल की कमी आई है बीते एक सप्ताह में। मैं आपसे सवाल यह कर रहा हूं मैम कि पेट्रोल के दाम में सुबह 6 बजे उठते ही कमी क्यों नहीं आ रही है? जब हर दिन 30-35 पैसे बढ़ रहे थे, आज कम क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं ये सवाल कर रहा हूं। मैं तो यही बता रही हूँ ना कि एक साथ कम किया है ना केंद्र सरकार ने। मैं फिर रोक रहा हूं आपको। पेट्रोल डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी पर जो एक्साइज ड्यूटी कम की है मैम, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई लेना देना नहीं है, उसका हर दिन के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है मैम। वापस मैं आऊंगा आपके पास, मिथिलेश जामिनी जी। सर, मैंने हर उस तर्क को खंगालने की कोशिश की जिसके साथ मैं खुद को सेटिस्फाई कर पाऊं कि 15 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी क्यों नहीं हो रही है, बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, क्यों स्थिर है। मुझे कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ इसके कि सरकार जिसको डीकंट्रोलाइज कहती है पूरे तरीके से कंट्रोल में है। देखिए विजेंद्र जी, ये पहली बार आपने देखा नहीं है। अगर हम पश्चिम बंगाल चुनाव के टाइम की चर्चा कर लें, उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि दाम बढ़ रहे थे लेकिन पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाए जा रहे थे। तो एक ये सियासी खेल है जिसे दोनों पार्टियां मिलकर खेलती है और जो आम जनता है वो इस खेल को समझ नहीं पाती है। ईमानदारी की बात तो यही है
कि डीकंट्रोलाइजेशन एक वर्ड है जिसका पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है। जी। ईमानदारी से ये आज भी जो भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके इशारों पर ही पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे होती है। इससे पहले कांग्रेस मैं क्यों कहूं सर कि 5 रुपए का मुझे फायदा हो गया? अगर डीकंट्रोलाइज होता और जिस तरीके से डॉलर प्रति बैरल कमी आई है, मुझे तो वैसे ही वो फायदा हो जाना था। देखिए विजेंद्र जी, पूरे देश की इकोनॉमी आज पेट्रोल डीजल के ऊपर घूम रही है। अगर हम 2014 के और आज के जो उत्पाद शुल्कों की बात कर ले, 2014 में 9 रुपए 48 पैसे था पेट्रोल पे और डीजल पर 3 रुपए 16 पैसे थे, वो 10-10 गुना बढ़ा दिया। अब उनमें जो थोड़ी बहुत कमी की है उसके बावजूद आज वो 3 गुना महंगा तो पेट्रोल डीजल है और वो पेट्रोल 6 गुना महंगा है। तो कहां उत्पाद शुल्क आप 2014 पे ले जाइए, जब जाके राहत मिलेगी। दूसरा, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, राजस्थान की चालू वित्त वर्ष में 28,500 करोड़ रुपए का अब तक राजस्थान सरकार का राजस्व घाटा है जी। उस घाटे में अगर 3500 करोड़ हम वार्षिक और जोड़ दें, जो कल जो घटाया है 4 रुपए और 5 रुपए जो घटाए हैं, उसके बावजूद राजस्थान की जो आर्थिक हालात है सुधरने वाली नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, मेरी राज्य सरकार या केंद्र सरकार मुझसे एक्साइज ड्यूटी ले रही है, वैट ले रही है, मैं उसको ये सोचकर संतोष कर लूंगा कि शायद मेरे वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। सर मेरा सवाल यह है कि जो तेल कंपनियां हैं जो हर सुबह 6 बजे दाम बढ़ा देती थी, जब डॉलर कम हो रहा है दाम घट क्यों नहीं रहे? सरकार के जेब में जाएगी, हो सकता है मैं ये सोचकर रह जाऊं कि वेलफेयर में इस्तेमाल होगा, तेल कंपनियों के जेब में अगर जाएगा तो मैं क्या सोचूं? देखिए विजेंद्र जी, जो तेल कंपनियां दाम कम नहीं घटा रही, 3-4 जो बैरल का जो आप डॉलर का असर बता रहे हो, बहुत रेयर जाके उसको निकालते हैं और जो एक्साइज ड्यूटी में जो अतिरिक्त सेस जो लगा रखे हैं उनको बैलेंस करने के लिए अब केंद्र सरकार ने जो जो आप कह रहे थे फ्री कर रखा है, जो दाम ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होते हैं, उस पर अभी तक कोई सहमति नहीं है। ये केवल एक जबां खर्च है और भारत में ऐसे कई नियम है, जैसे प्रदूषण देख लीजिए आप, ऐसे सैकड़ों नियम है, बजरी देख लीजिए। तो भारत में आप इसका कोई अहम मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो राजस्थान के लिए है, जो अशोक गहलोत ने कल राहत दी है, उसका एक सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर को मिल रहा है। देश का सबसे महंगा पेट्रोल अभी भी रहेगा, देश वो रहेगा। तो आप देखिए 3 लाख लीटर वहां से रोज चोरी हो रही है, वहां के पंजाब और वहां से ड्यूल पेट्रोल। ठीक है, इन मुद्दों पर हम कई बार बात कर चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, जो कांग्रेस ये कहती है कि तेल कंपनियां निर्धारित नहीं करती, सरकार निर्धारित करती है कि तेल के दाम क्या होंगे, जब उसको डर लगता है वोट बैंक खिसकने का तो या तो कम कर देती है या स्थिर कर देती है। क्या वही खेल चल रहा है? क्या ये कच्चा तेल नहीं सियासी खेल है? देखिए, निश्चित रूप से सियासत हो रही है। ये केंद्र सरकार जब दाम बढ़ाती है तो अपने ऊपर कोई इल्जाम न लगे, इससे बचने के लिए वो कहते हैं कि साहब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक स्थिति ऐसी बनी थी मई 2020 में, जब कच्चे तेल के दाम $22 प्रति बैरल से भी नीचे चले गए थे। और कहाँ से ये चल रहे थे उस वक्त 70-72 से 22। लेकिन क्या आपको कमी महसूस हुई? उस वक्त अगर 71 था तो पेट्रोल 71 ही रहा, क्योंकि आप देखेंगे एक साथ स्पेशल एक्साइज के नाम पर केंद्र सरकार ने वसूली चालू की। 10 और 13 रुपए आपको लाभ ना मिल जाए, पेट्रोल के दाम कम ना हो जाएं, इसलिए। और आप देखिए इसका सीधा सीधा गणित है। मैं आपको ये किसी पे आज इल्जाम भी ना लगाएं तो ये देखिए 3 लाख करोड़ रुपया अगर पिछले साल और करीब 3,75,000 करोड़ रुपया इस साल अगर पेट्रोल डीजल की ये जो अपने उत्पादक कंपनियां हैं जो यहाँ पे सप्लाई करती हैं, इन्होंने अगर सरकार को कमा के दिया है तो निश्चित रूप से सरकार के पास ही ये पैसा जा रहा है और ये कंट्रोल में नहीं है। अगर आप देखें $22 से बढ़ते बढ़ते $50-60 तक रहा था। ये तो आज की आप ताजा स्थिति बता रहे हैं, जब 70-72 प्रति बैरल पहुंचा है। लेकिन उसके बीच में तो 42 से 55 के बीच में रहा, तो भी कहां कमी हुई? तब भी हमने देखा बढ़ते जा रहे थे दाम। और ये बढ़ा कौन रहा था? किसके पास पैसा जा रहा था? केंद्र सरकार के पास जा रहा था। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं मुझे बताइए कि जब नवंबर से पहले हर दिन सुबह उठते ही 35 पैसे पेट्रोल पर बढ़ रहे थे, उनके पीछे की वजह क्या थी? अनीता बदेल जी, आप सुन पा रहे हैं मैम? हाँ, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम सवाल मैं ये कर रहा हूं कि जब 15 दिन पहले हर सुबह उठते ही पेट्रोल पर डीजल पर 35 रुपए बढ़ रहे थे, 35 पैसे बढ़ रहे थे, वो कारण क्या था? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि
कि केंद्र सरकार ने 4 नवंबर को एक्साइज ड्यूटी कम की है, और जो बेस प्राइस बैरल के हिसाब से घटते या बढ़ते रहते हैं। जी। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत होती है, जब हमारे बढ़ते हैं तब हम बढ़ाते हैं, जब घटते हैं तो घटाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि घटते हैं तो घटता नहीं है, ये मुझे अच्छा घटता लगा ही कि कम है। से कम अब ये समझ में आया कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं मैम। अब मुझे बताइए कि बीते एक सप्ताह में बैरल के दाम में $3 से $4 प्रति बैरल कम हुए हैं, बेस प्राइस कम क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको कहा ना कि घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से जो बेस प्राइस है, बेस प्राइस के बाद में एक्साइज ड्यूटी और बाकी की सारी चीजें लगती हैं। 15 दिन में आप ये कह रहे हैं बीते 15 दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में कोई कमी नहीं आई, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बीते 15 दिन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अपनी जगह पर खड़ा है, इसलिए हमारे यहां कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। मैं आपको इन जनरल कह रही हूँ कि जब घटता है तो पेट्रोल डीजल के दाम घटते भी हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते। आपने देखा ना, अक्टूबर महीने में 2 बार पेट्रोल डीजल के दामों को घटाया भी गया जी, और बढ़ाए ऐसा नहीं, कितनी बार गए नवंबर मैम? में बढ़े हैं, लेकिन अक्टूबर में 2 बार घटे भी हैं। नहीं, मैं आपको बता रही, तो घटे भी हैं और बढ़े भी हैं, दोनों टाइम घटे हैं और बढ़े हैं। लेकिन जैसे जैसे दाम घटते हैं तो घटता है, और जब दाम बढ़ता है तो बढ़ता है। लेकिन एक साथ इतनी बार अगर से दाम बढ़ा है तो निश्चित रूप से बाकी चीजों पर मैं डिबेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जनता के वेलफेयर से जुड़ी हो, चाहे वो वैट हो या एक्साइज ड्यूटी हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि बेस प्राइस कम क्यों नहीं हो रहा? अगर डॉलर के दाम कम हो रहे हैं, कांग्रेस इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाती? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस तो लगातार मुद्दा बना ही रही है। कांग्रेस, हम तो यही कह रहे हैं कि आप देखिए, प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, वो हो सकता है, लेकिन आपने खुद ने देखा ना कि पिछले 1 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें थी वो तो कम हुई हैं, लेकिन कम ही हमारे यहाँ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई आज जो आप कह रहे हैं 15 दिन से फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसमें एक्साइज की रेट में इसमें फर्क नहीं आया है, बेस प्राइस में फर्क आया है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई है। लेकिन हमारे भारतीय बाजार में इसमें कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो सारा मुनाफा है, ये सारा मुनाफा केंद्र सरकार की जेब में जा रहा है, और इसमें हमारा हिस्सा जो राज्यों का होता है बहुत मामूली है इसमें, और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मामूली कैसे है सर? मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं। मैं देखिए, इसमें 3 तरह के टैक्स लग रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा। एक तो एक्साइज ड्यूटी है, एक एडिशनल एक्साइज है, एक स्पेशल एक्साइज है, और एक सेस है। जो वैट कितना है मुझे बताइए सर। बिल्कुल राजस्थान में कितना वैट लेते हैं सर? हम जो भी ले रहे हैं वैट, वो हमेशा से जो भी नहीं है सर, बेस प्राइस के बराबर का वैट ले रहे हैं। बिल्कुल बेस प्राइस के बराबर का ले रहे हैं। ठीक है, मुझे 10 सेकंड में मिथिलेश जैमिनी जी फाइनल कमेंट सर। बेस प्राइस अगर कम हो जाए तो वैट का रेशियो अपने आप कम हो जाएगा, जनता को राहत मिल जाएगी। ये कम क्यों नहीं होता है? देखिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इसको उठा रहे हैं, ये सियासी खेल है। ये तमाम राजनीतिक दल, ये आज ही नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ है और बीजेपी के कार्यकाल में भी चल रहा है। ये कहने के लिए जनता के बाद दिखाने के दांत दूसरे होते हैं और खाने के दांत दूसरे होते हैं, और ये जनता को रात ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा देना नहीं चाहते, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो। इसलिए ये अपनी बात करना, अपन ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये बहुत इंटेलेक्चुअल जो डिस्कशन है वो आपने छेड़ दिया, और सियासी लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें अपने वोट पकाने होते हैं। ठीक है, तमाम लोगों को पता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनीता बदेल जी, आपका भी, और स्वर्णिम आपका भी शुक्रिया। आज मैंने डिबेट इसलिए ना वैट पर रखी ना एक्साइज ड्यूटी पर, क्योंकि जब इनका जिक्र आएगा तो फिर सियासतदान कहेंगे कि आपके वेलफेयर के लिए पैसा खर्च होगा। आज मैंने सवाल उठाया कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के प्रति बैरल दाम कम होते हैं तो देश को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? अगर 10 पैसे का भी फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।